गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता फिर से आपका ऐलान जंग सीरीज का नए ताज़ा तरीन वीडियो में लेकर हाजिर हूं। और इस वीडियो में आपको टॉप 20 जीएस क्वेश्चन हमेशा की तरह आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और आपको रिवीजन कराया जाएगा, याद कराया जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका एमटीएस से संबंधित, एमटीएस और एसएससी जीडी वाले एग्जाम से संबंधित और इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो वही क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप हमारे साथ देखते रहिए और इसमें आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। तो ये आज स्टार्ट करते हैं। ये सेट हमारा 19 नंबर का सेट है और 19 नंबर के सेट से स्टार्ट करते हैं आपका टॉप 20 जीएस क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि बड़े बांध के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। यानी जो बड़े बांध बनते हैं, जो मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नंगल डैम, सरदार सरोवर डैम, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, ये सब जो बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, ये सब से हमारा कैसे पर्यावरण को कैसे नुकसान होता है, पर्यावरण को क्या फायदा होता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बन दिया गया है। ये सिंपल एक कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई लिखा हुआ है बड़े बांध के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। वनस्पति यानी कि हो गया आपका ये कैसे प्रभावित होता है, पेन चेंज कौन सा वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन है पौधे नाइट्रोजन यौगिकीकरण के जीवाणु से उत्पन्न करने के लिए ग्रंथियां बना लेते हैं। यह इससे कोई डैम से इसका कोई संबंध नहीं है। वायुजीवी परिस्थितियों में वनस्पतियां ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, या परिस्थितियों में वनस्पतियां ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है, यह गलत है। और लिख रहा है कि निगमन वनस्पति यानी कि पानी भरने की वजह से निगमन मतलब जो डूबे हुए वनस्पति है अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है और एक ग्रीन हाउस गैस भी बनाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए डैम है, डैम बन गया बड़ा सा, तो डैम बनने से क्या होता है, पानी भर जाता है और पानी भर जाने के आसपास में जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, इन लोग सड़ने गलने लग जाते हैं और सड़ने गलने के साथ में एक गैस, सड़ने गलने से गैस का निर्माण होता है, बायोगैस बनता है। बायोगैस बनता है, बायोगैस में क्या होता है, जनरली CH4 होता है, मीथेन होता है, और मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ये, ठीक है। इसका आंसर यहां से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका संक्षिप्त नाम, नीति का संक्षिप्त नाम क्या है। नीति बोले तो नीति आयोग, ठीक है। क्या ये नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग कब बना था, ये बना था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया गया था। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा आता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफरिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग। देखिए पहला ऑप्शन नहीं हो जाता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग है, नहीं होगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग है लेकिन यहाँ इनोवेशन डाल दिया, ये भी नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आप लोग बता सकते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होते हैं, PM, ठीक है। और नीति आयोग का मुख्य काम सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य किया जाता है। ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बनाया गया था 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नीति आयोग किस तरह का निकाय है, ये गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक यानी कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। जीएनपी ये इकोनॉमिक्स से सीधा इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं, जीडीपी का ही एक तुम्हारा ब्रॉड वर्जन को जीएनपी कहा जाता है। जीडीपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम जीडीपी देखते हैं, जीडीपी है किसी वित्तीय वर्ष में, अगर मान ले किसी एक साल का वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल 1 मार्च तक होता है। तो किसी वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लीजिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। किसी वित्तीय वर्ष में किसी सीमा के भीतर, सीमा मतलब देश के सीमा के भीतर जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तु और सेवा, वस्तु प्लस सेवा के उत्पादन के कुल मूल्य का योग, कुल मूल्य का योग क्या होता है, इसको बोलते हैं कुल मूल्य का योग, जीडीपी कहलाता है, ठीक है। और यही जीडीपी में यहाँ पे बोल रहे हैं एक सीमा के भीतर, देश के सीमा के भीतर। और जीडीपी में अगर हम लोग बोल रहे हैं राष्ट्रीय, जीडीपी का हो गया नेशनल मतलब राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय में क्या होता है कि जीडीपी में ये देश के अंदर होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, आय तो देश के बाहर से भी आता है और यहाँ से जो कमाते हैं लोग देश के बाहर भी भेजते हैं। तो जितने लोग विदेशी लोग
विदेशी लोगों के द्वारा भारत में पैसा भेजा जाता है, मूल्य भेजा जाता है, और यहाँ के जो लोग विदेशों में पैसा भेजते हैं उसको माइनस करके जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं। यानी कि जीडीपी, जीएनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस बाहरी आय माइनस बाहर गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, गया हुआ धन। तो ये हो गया जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस ये होता है। तो इसका यहां समझ गए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी का ही तुम्हारा ब्रॉडर वर्जन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पे शासन किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन किसका, कौन सा वंश का है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश क्या है, दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक दिल्ली सल्तनत, ये आपका था 1206 से लेकर 1556 तक, 26 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला काल जो आता है वो आता है गुलाम वंश का, गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का जो काल होता है 1206 से आपका 1290 तक, और इस काल में सबसे पहला जो शासक होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये इसका जो काल रहता है, समय रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे पहला शासक था, ये गुलाम वंश का था। ठीक है, ये गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम। क्या जनरली ये गुलाम था और ये किसका एक और गुलाम था इसके अंदर ही, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये कभी ने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, ये गुलाम के जैसे अपना कुर्सी पर राज किया। इसका हो गया, ये इसका टाइम था सिर्फ मात्र 10 साल, 4 साल राज किया, 1206 से 1210 में। ठीक है, उसके बाद में इसका एक छोटा शासक आता है जो कुछ समय के लिए रहता है, अभी खत्म हो जाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एक और गुलाम आता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का शासन होता है 1235 तक। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसके बाद एक और छोटा शासक आता है, और फिर उसका रजिया सुल्तान शासक बनाया जाता है, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश का बेटी को। ये क्या था, ये इल्तुतमिश का बेटी थी रजिया सुल्तान, पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका पूरे भारत के इतिहास में। वो कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये इसको कब से कब बनाया गया, 1236 से 40, ये भी 40 में निपट गई। और इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शासक आते गए, और उसके बाद में एक मुख्य शासक आया बलबन के नाम से, बलबन के नाम से एक मुख्य शासक आया, जिसका टाइम पीरियड था 1286 से लेकर 1287 तक, 1287 तक। ठीक है, ये 40 से 66 के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे शासक आए, लेकिन उन्होंने कभी प्रमुख कार्य नहीं किया। और बलबन जिसने सबसे पहले क्या किया, तुर्क के चिहलगानी को बंद करवाया, तुर्क के एक चिहलगानी को बंद करवाया, तुर्क के चिहलगानी को बंद करवाया। इसका टाइम पीरियड हो गया 1266 से 1287, और 1290 में फिर गुलाम वंश का समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना होती है। आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1266 से 1287। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है। ठीक है, खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए खो खो के प्लेयर है, तो खो खो क्या किस तरह का खेल है, ये खो खो आउटडोर खेल है, हमारा भारत का खेल है। ठीक है, खो खो का जो मैदान होता है ये 27 मीटर और 16 मीटर का मैदान होता है। ठीक है, इसमें टोटल खिलाड़ी हो जाते हैं, कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, कुल खिलाड़ी 9 होते हैं, और साथ में 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं, ये एक्स्ट्रा होता है ताकि 9 को प्रतिस्थापित किया जाए। यहाँ पे जैसे बीच में बैठ के यहाँ पे बैठे होते हैं, एक तरफ से एक इधर से बैठता है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 9 तरह से बैठे जाते हैं, और एक दूसरे को भाग कर ये पीछा करते हैं। और इसी को भागने की वजह से इसको क्या कहता है, पीछा करने की वजह से इसको चेसर कहा जाता है, चेसर, जो वर्गों में बैठे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम क्या है, मोहिनीअट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य है भारत का। ठीक है, भारत का शास्त्रीय नृत्य जो केरल से संबंधित है, केरल का मोहिनीअट्टम यह शास्त्रीय नृत्य में है। शास्त्रीय नृत्य आप लोग को इतना बार बताया गया है कि आप लोग शास्त्रीय नृत्य के आदी हो गए। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है, 8 में से केरल में का 2 शास्त्रीय नृत्य है, केरल और का एक और है कथकली। ठीक है, जो मोहिनीअट्टम है भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती है, विष्णु के रूप की जो मोहिनी अवतार किए थे सागर मंथन के दौरान, उसकी पूजा होती है, और उसी से संबंधित क्या होता है, डांस होता है, एक नृत्य होता है। ठीक है, मोहिनी नृत्य। और ये कहां से था, इसका आंसर हो गया कर्नल रेले। जो कर्नल रेले थे ये आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित थे। ठीक है, ये शांति देवे और मंजीत बाबा, ये दोनों क्या है, ये फेमस पेंटर है, और रतन थियम ये क्या है, ये
आपका थिएटर से संबंधित है, थिएटर से। ठीक है, तो कर्नल रेले को हमारा यहाँ पे इसको पद्म भूषण से भी सम्मान मिला है, इसके बारे में पद्म भूषण से भी सम्मानित है मोहिनीअट्टम के नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो किन 2 श्रेणी में आप सुने होंगे, अंडर 17 और अंडर 21। ठीक है, अंडर 17 और अंडर 21 ये 2 खेल होते हैं, ये 2 ग्रुप होते हैं, एज ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा अंडर 17 और अंडर 20। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन स्टार्ट करवाता है? ये खेल मंत्रालय के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा। पहला बार कब हुआ था? फर्स्ट टाइम हुआ था 2018 में, जनवरी 2018 में। जनरली ये जो खेल होता है जनवरी फरवरी के बीच के आसपास नहीं होता है। इसका पहला बार कहां हुआ था? दिल्ली में, जिसके वजह से दिल्ली को ही हेडक्वार्टर भी बनाया गया। खेलो यूथ इंडिया गेम्स का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? ठीक है, आपको बताए थे कि राज्य हो या देश हो, हमारा देश में का जो संसद का पार्लियामेंट हो, ठीक है, संघ का या राज्य का किसी भी जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति उसे मंत्रिपरिषद के मुखिया के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया के सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, ये सलाह पूछ रहा है, अगर नियुक्ति पूछता है कि कौन करता है तो उसका आंसर राज्यपाल होता है। अगर सलाह पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा इसका। ठीक है, अब मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल से आता है? मुख्यमंत्री 164 आर्टिकल से। ठीक है, संविधान के 164 आर्टिकल से मुख्यमंत्री आता है। उसी तरह से राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है? 152 में, राष्ट्रपति 52 में। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में है? ये आपका 217 में है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल संबंधित है। और अगर हम देखें मंत्रिपरिषद का, जिससे लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद कितने होते हैं? 15% हो सकते हैं मंत्रिपरिषद। जो किसी राज्य के विधानसभा के जो 6 नंबर है, विधानसभा के 15% सीट, विधानसभा के 15%, विधानसभा के 15% ही मुख्यमंत्री मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, एवं साथ ही और मिनिमम जितना हो गए, कितना हो गया? न्यूनतम इसकी संख्या होती है 12। ये 15% कहां से आया था? ये आया था 92 संविधान संशोधन, 92 संशोधन कब? 2003 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के संख्या को निश्चित कर दिया गया। पहले क्या होता था मंत्रिपरिषद में? किसी को भी ऐरा गैरा उठाए, नत्थु गैरा को, भाई हमको मंत्री बनना है, नहीं मंत्री बनने देगा हमको नहीं करेंगे। ठीक है, तो मंत्री के लालच में किसी को भी मंत्री बना दिया जाता था, यानी कोई निश्चित नंबर नहीं था। गिन के अगर मान लो 80 को सीट है और 70 को मंत्री बन गया, लो बेटा काम हो, कहां से भी काम खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग मंत्री हो जाते थे, इसकी वजह से मंत्री के द्वारा कार्य नहीं किए जाते, एक दूसरे पर थोपा जाता है। तो यही मंत्रियों की संख्या को नियुक्ति करने के लिए, मंत्री संख्या को निश्चित करने के लिए यह संविधान संशोधन लाया गया, जिसकी वजह से 15% कर लिया। अब जैसे मान लेते हैं हम झारखंड का कितना सीट है? 81। यहां पे मंत्री की संख्या कितना होगा? 81 का 15% कितना हो जाएगा? 12। तो यहां 12 से ज्यादा मंत्री परिषद की मंत्रियों को संख्या नहीं होगी। और ये 12 किसके? मुख्यमंत्री को लेकर 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केलचूरन महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो केलचूरन महापात्र शास्त्रीय नृत्य संबंधित, यह बहुत बड़ा नाम है। इन्हें ये ओडिसी नृत्य में ये संबंधित है। ओडिसी नृत्य का तुम्हारा आपको केलचूरन महापात्र को 1988 में पद्म भूषण और 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। विभूषण ये देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, पद्म विभूषण इससे ऊपर होता है आपका भारत रत्न। ठीक है, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। संगीत के क्षेत्र में आपका, संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में संबंधित है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हम देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य अभी बताया था टोटल कितना होता है? 8 होता है। और 8 में से कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। उड़ीसा का है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, और सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया ये आपका असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? ठीक है, सतलुज नदी घाटी। तो सतलुज नदी घाटी आपका कौन सा ऐसी नदी है जो सीमावर्ती नदी है या सीमा पारीय नदी बोला जाता है। इसका जो उद्गम सोर्स है ये हमारा भारत के बाहर का है। तो जो ऐसे नदी जो भारत के बाहर से उद्गम सोर्स हो उसको हम लोग सीमा पारीय नदी या परवर्ती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सतलुज नदी ये आपका उद्गम कहां पे हुआ था? इनका उद्गम मानसरोवर झील से हुआ, मानसरोवर के राकस से झील से हुआ है, राकस ताल से।
मानसरोवर के राकसताल से हुआ है, सतलुज नदी का। सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश से पास होती है, हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में ये प्रवाह करती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में एक डैम बनाया गया जिसको बोलते हैं भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, ये एक्चुअली एक नहीं दो डैम है, ठीक है, दो डैम है, एक है भाखड़ा और एक है नांगल। ठीक है, ये क्या किस तरह का बांध है, ये गुरुत्वीय डैम है, गुरुत्वीय बांध, यानी कि ऊंचाई पर स्थित बांध को जो गुरुत्व के आधार पर बनाया जाता है उसको गुरुत्वीय बांध कहते हैं। ठीक है, ये भाखड़ा और नांगल दो डैम है, और ये भाखड़ा नांगल डैम को बनाया गया। इसे कब स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था, ये 1963 में बनाया गया था। उसी तरह से हम लोग देखेंगे नागार्जुन परियोजना, ये कहाँ का है, ये आपका परियोजना तेलंगाना का है, तेलंगाना का है। ये कौन सा नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आपका देख सकते हो। फिर हीराकुंड जो विश्व का नहीं बोले भारत का सबसे लंबा परियोजना है, सबसे लंबा परियोजना या लंबा डैम, ये कितना किलोमीटर का है, लगभग 5 किलोमीटर लंबी परियोजना है, डैम है। और ये कहां पे बनाया गया, हीराकुंड आपका किस साथ किया था, महानदी में, महानदी उड़ीसा में, महानदी रिवर उड़ीसा में। उसी तरह से सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा में है, नर्मदा नदी आपका गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल के राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में राजा महाबली की याद में, तो राजा महाबली की याद में कौन सा त्योहार मनाया था, इस त्योहार को हम लोग कहते हैं ओणम। ठीक है, ओणम का आप नाम सुने होंगे जल्दी, ओणम और पोंगल ये फेमस त्योहार है आपका साउथ इंडिया का, और ओणम त्योहार मनाया जाता है, कहां पे मनाया जाता है ओणम, ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओणम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फसल त्योहार, फसलों का त्योहार। जनरली ये फसलों का त्योहार अगस्त सितंबर मनाया, जब पूरा तरह से अच्छे से फसल रोप दिया जाता है। जैसे धान का ही मान ले एग्जांपल लेते हैं, तो धान में क्या होता है, पहले उसका बीड़ा करते हैं, फिर उसको बीड़ा को निकाल के फिर मिट्टी को, खेत को अच्छे से जुताई बुआई करके उसको रोपा जाता है, और रोपे के बाद धान अच्छे से लग जाता है। ठीक है, और धान को रोपने के बाद में उसका पूजा किया जाता है और उसके लिए त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उसी त्योहार को हम लोग कहते हैं ओणम त्योहार, यानी फसलों का त्योहार। ये मनाया जाता है केरल में। ठीक है, केरल में ही एक और त्योहार मनाया जाता है विशु। विशु भी केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। पुथुंडो एक तरह से तमिलनाडु का 9 वर्ष का त्योहार है, 9 वर्ष का त्योहार है। ठीक है, और उगादी आपका कर्नाटक का त्योहार है, कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ था। तो कब जनवरी में शुरू हुआ था, एक्चुअली देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों दो तरह का आंदोलन है, लेकिन बाद में गांधी जी के प्रयासों के द्वारा दोनों को एक आंदोलन कर दिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि असहयोग आंदोलन पहले शुरुआत हुआ था या खिलाफत आंदोलन, तो इसका आंसर आपका होगा खिलाफत आंदोलन पहले शुरुआत हुआ था। खिलाफत आंदोलन का अगर डेट देखें तो खिलाफत आंदोलन ये आपका नवंबर 1919 में ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, ये आपका अगस्त 2020 में, 1920 में, अगस्त 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ और खिलाफत आंदोलन हुआ। और दोनों को मिलाने के बाद में आपका 1921 में, जनवरी 1921 में दोनों को मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद एक सम्मिलित आंदोलन चलाया गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1921। उसी तरह खिलाफत आंदोलन का अगर खत्म करेंगे, इसका अंत देखेंगे, इसका अंत कब हुआ था, 1924 में। और असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ था, यह हुआ था 5 फरवरी के साथ जो कांड हुआ था, फरवरी 5 फरवरी को चौरी चौरा वाला कांड हुआ था, जो आप सबको परिचित हो गए, गोरखपुर वाला। उसी के बाद से इसको खत्म कर दिया गया फरवरी 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था। ठीक है, हमारा देश के संविधान को क्या कहते हैं, विदेशों से उधार लिया हुआ संविधान, यानी कि उधारी पर चल रहा है हमारा संविधान। तो ऐसा लग रहा है कि उधार हम लोग खा के बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग उधार से तो भले उधारी लिए हैं, लेकिन उसके हिसाब अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि उधार लेके हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार किससे लिया गया है, बहुत सारे देशों से, लगभग 10-12 देशों से हम लोग संविधान कुछ छोटे छोटे पार्ट लेके संविधान को बनाए। उसी तरह से मूल अधिकार किससे देश ले गया, मूल अधिकार हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया। अब अमेरिका के संविधान से आपका राष्ट्रपति वाला पद भी लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति वाला, प्रस्तावना वाला, ये सब मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य। जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से लिया गया आपातकाल,
आपातकाल, आपातकाल की जो प्रक्रिया है जर्मनी से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम संविधान से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि बाध्य करती है, पोषक तत्वों को मिलाने के लिए बाध्य करती है तो क्या होगा? यानी कोई खाना में कोई और खाना मिला के उसको क्या करते हैं? बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग करना, यानी खाना पैकेजिंग करना, खाद्य पैकेजिंग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य पैकेजिंग करना। और ये नियम कब आया था? ये नियम आया था राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 में, ठीक है। 2013 में यह नियम लाया गया और खाद्यों को बढ़ावा नहीं। इसी के साथ में इस नियम में बहुत सारा चीजें था, जैसे ISI हॉलमार्क, खाद्य ISI बोल रहे, ट्रेडमार्क, ठीक है, एक मार्ग, इस टाइप से बहुत सारा चीजें लाया गया था, ठीक है। आपका नॉन वेज के लिए अलग सिग्नल और वेज के लिए अलग सिग्नल, इस टाइप से खाद्य में अंकित किया था, उसका पूरा लिस्टिंग किया था कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इस सब के बारे में बताया गया है इस नियम में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए तैयार करता है? नहीं, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं किसी को इंसान का बीमार हो गया, पहुंच नहीं पाता, लेकिन वीडियो कॉल की मदद से या किसी एक अन्य सेवा की मदद से आपका डॉक्टर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन होता है और वो आपको दवाई बताता है और आपका इलाज भी करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को ये क्या है? ऑनलाइन सेवा होती है, ठीक है, ऑनलाइन सेवा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन सेवा कहा जाता है, टेलीमेडिसिन, ठीक है। टेलीपोर्टिंग सेवा क्या होती है? टेलीपोर्टिंग आपका जैसे कि एक नंबर को दूसरा नंबर में बदलना, यानी पोर्टिंग सेवा, ठीक है। ये आपका MNP सेवा होता है, मोबाइल नंबर पोर्टिंग, टेलीपोर्टिंग इसी को बोलते हैं। टेलीकॉमर्स नहीं होता, टेलीकॉमर्स का काम ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स, यानी कि जैसे कि आज के टाइम पे कैसे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसा, फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह, ठीक है। टेली सेलिंग मतलब सेलिंग करने के लिए, ये भी ई सेलिंग के तहत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलीमेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आगे करंट अफेयर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करंट कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सौर्या उपग्रह किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो सौर्या ग्रह उपग्रह जो अभी 2024 में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है, 2024 में लॉन्च किया गया। एक ऐसे देश ने लॉन्च किया जो गया जिसे हमेशा प्रतिबंधों के द्वारा घेरा जाता है, ठीक है। अमेरिका वालों ने उसके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाया कि भाई ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अमेरिका के प्रतिबंधों को, नुकसान को झेलते हुए भी ये देश ने ऐसा काम करके दिखाया, लॉन्च किया। अभी हाल ही में एक युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ? ईरान और पाकिस्तान के बीच में। और वही युद्ध हुआ में ईरान पाकिस्तान को बुरी तरह से पटक के धोया, ठीक है, और पटक के धोया। और बाद में फिर एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया कि हम दिखा दिया कि हमर से तुम बच के रहना। तो पाकिस्तान को इधर से भी धोया जा रहा है, उधर से भी धोया जा रहा है। पाकिस्तान को बेचारा गुलाम तो है ही है एक तरह से, अपने ही सेना का, पाकिस्तान के लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान के द्वारा यह सैटेलाइट सौर्या उपग्रह 2024 में छोड़ा गया, ठीक है। मिस्र का जो तुर्की का सैटेलाइट होता है, इसको बोलते हैं तुर्क सैटेलाइट, तुर्कसैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यात्रा पर आए यूएन महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आप लोग यूएन महासभा जानते होंगे, क्या है यूएन महासभा को बोलता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में यूएन को बनाया गया था। तब से यूएन कार्य कर रहा है। और जब बनाया गया था तो इसका पहला अध्यक्ष होता है, हर साल इसका अध्यक्षों का बनाया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल फिक्स होता है 4 साल या 5 साल के लिए। अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष जो बना था, फर्स्ट अध्यक्ष का क्या नाम था? तो पॉल हेनरी स्पार्क, ये क्या थे? पहला अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष, ठीक है, पहला अध्यक्ष थे। फिर बाद में बीच में एक और अध्यक्ष बनाया गया था, सिसाबा कोरोसिको, ये हंगरी के थी और ये इसे भी अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष का पद का। लेकिन अभी हाल ही में किसे बनाया गया? हाल ही में बनाया गया डेनिस फ्रांसिस को अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष है ये, वर्तमान UNGA अध्यक्ष, ठीक है। और यही भारत के भी यात्रा में आए थे। ये कहां के? त्रिनाद एंड टोबैगो नाम का एक छोटा सा कंट्री है लैटिन अमेरिका में, वहां के देश का ये आपका देश से संबंधित है। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी फॉर्मर है, पूर्व है। अभी इससे पहले जो पूर्व है, पूर्व
अध्यक्ष यूएनजीए का विजय लक्ष्मी पंडित, ये इंडिया मूल की है, भारतीय मूल की है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 का किसके साथ प्रारंभ किया? ठीक है, तो ये साइक्लोन 1 प्रारंभ किया, ये किसके साथ किया? ये मिस्र के साथ में साइक्लोन 1 प्रारंभ किया। देश है मिस्र, इजिप्ट के साथ में, इसको इजिप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इजिप्ट का शहर को इसका राजधानी देखेंगे तो राजधानी अंकारा है, अंकारा नहीं, कायरो है राजधानी। यूएई के साथ में कौन सा क्या आता है? यूएई के साथ में क्या जाता है? डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन जो अभ्यास है। ब्रिटेन के साथ में बहुत सारा अभ्यास होता है, जैसे अजय वारियर और कोंकण अभ्यास, इस टाइप से बहुत सारा क्या आता है। जापान के साथ में भी अभ्यास किया जाता है। जापान के साथ में जनरली दो अभ्यास किया जाता है, एक होता है जीमेक्स और दूसरा होता है धर्म गार्जियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित किया करने की घोषणा हुई? ठीक है, तो 2024 में भारत रत्न सम्मानित है। देखिए, भारत रत्न किस तरह का अवार्ड है? ये भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सेना का कहते हैं असैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है असैन्य क्षेत्र का। ठीक है, सेना के छोड़ के, सेना में अलग से अवार्ड दिया जाता है, सेना में आपका वीरता पुरस्कार होता है, अशोक चक्र, वीर चक्र। तो असैन्य क्षेत्र में, असैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, क्या होता है? भारत रत्न। ठीक है, और इसके बाद का अगर देखें, इसके बाद कौन होता है? भारत रत्न के बाद कौन सा अवार्ड होता है? पद्म विभूषण। इसके बाद कौन सा अवार्ड होता है नंबर पे? पद्म भूषण। इसके बाद कौन होता है? पद्मश्री। ठीक है, इस टाइप से अवार्ड होते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो भारत रत्न अवार्ड होता है। अब भारत रत्न अवार्ड इस साल मिला 2024 को, किन्हें मिलेगा? इन्हें मिलेगा कर्पूरी ठाकुर को। और कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ये बिहार के फॉर्मर सीएम थे, बिहार के पूर्व सीएम थे। कब के सीएम थे ये? 1970 में इनका सीएम बनाया गया था। और इन्होंने सबसे बड़ा क्या काम किया था? ये जातिगत काम किया था, जातियों के लिए लड़ाई किया था, जातियों के उत्थान का काम किया था। मतलब जातिवाद जैसे देखते हैं ना, कास्टिज्म, उसका उत्थान के लिए कार्य किया था कर्पूरी ठाकुर। लाल कृष्ण आडवाणी आपको पता है, भारत के पहले, मतलब भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण सम्मानित मिला है 2018 में। ठीक है, दिलीप कुमार अभिनेता है, इन्हें भी पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता और के लिए कौन सा चलाया? यानी सिद्धांतों के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, किसके लिए? संविधान के लिए। तो संविधान से रिलेटेड नाम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए ये स्टार्ट किया गया। ये कब स्टार्ट किया गया? अभी हाल ही में स्टार्ट किया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 2024 को ये अवार्ड स्टार्ट किया गया। 26 जनवरी हमारा कौन सा था? 75वां संविधान गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2024 का। इस अभियान का शुरुआत किया गया। कौन किया? कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके हमारा सेशन कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।